Hello everyone, welcome to Crystal Hall. So today we will be discussing about few questions from the chapter Biological Classification. So our first question says, what is the nature of cell wall? What is the nature of cell wall of diatoms? तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायटम्स होते क्या है? डायटम्स वो प्रोटिस्ट होते हैं और इनके सेल वॉल की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी, एक दूसरे से ओवरलैप। ठीक है, अब ये जो होती है, ये जो सेल वॉल होती है, ये सिलिका की होती है। ठीक है, और डायटम्स की सेल वॉल सिलिका से बनी होती है और सिलिका थोड़ा अनडिस्ट्रक्टेबल होता है। ठीक है, वो काफी रेजिस्टेंट होता है, काफी टफ होता है। ठीक है, तो डायटम्स का सेल वॉल जो है वो सिलिका से बना होता है। तो यूजुअली क्या होता है ना, ये मराइन ऑर्गेनिजम्स होता है। जब ये इनका जब डेथ हो जाता है, सिलिका तो यूजुअली डैमेज नहीं होती है, रिजिड होती है, तो ये क्या होती है, बॉटम में इकट्ठा होने लगती है। ठीक है, ऐसे सेल वॉल पूरा एक माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है बीनीथ द ओशन फ्लोर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायटोमिशियस अर्थ। ठीक है, इसका वेरियस यूज है, बहुत सारे चीजों में इसका यूज होता है। ठीक है, तो सिलिका जो डायटम्स का जो सेल वॉल है वो ओवरलैप्ड होता है ऐसे, और किससे बना होता है, सिलिका से। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हु प्रपोज्ड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? अब देखो, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज करने वाले थे आर.एच. विटेकर। ठीक है, विच इंक्लूडेड किंगडम मोनेरा। अब मोनेरा वो किंगडम है जिसमें यूजुअली तुम्हारे सारे बैक्टीरियाज आ जाते हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे किंगडम मोनेरा के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर आगे तुम्हारे प्रोटिस्ट, मोनेरा के बाद प्रोटिस्ट। अब प्रोटिस्ट ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा किंगडम है, जितने भी तुम्हारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मोस्टली, जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे तुम्हारे वो सारे प्रोटिस्टा में आ जाएंगे। ठीक है, फंगाई ये सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना न्यूट्रिशनल नीड के लिए डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिर किंगडम प्लांटाई, प्लांटाई में सारे जितने भी प्लांट्स हैं हमारे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे आ जाते हैं। एनिमेलिया में जितने भी तुम्हारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड? अब देखो, वायरस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वायरस का कुछ हद तक ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें इसकी एक जेनेटिक मटेरियल होती है, वो मे बी आरएनए हो या डीएनए हो। ये भी वायरस भी इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ठीक है, अब वायरस का कंपोनेंट क्या है, ये जो उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है वो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, ये सारे टेल्स होते हैं और बीच में जो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखी है इसकी जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए अलोंग विद प्रोटीन, ये होता है वायरस। ठीक है, वायरॉइड क्या होता है, वायरॉइड होता है, ये भी जेनेटिक मटेरियल होता है बट विदाउट प्रोटीन कोड। इन्फेक्शियस दोनों है, ये वायरस है ये वायरॉइड है, इन्फेक्शियस दोनों है, बट वायरस एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है विच इंक्लूड्स प्रोटीन अलोंग विद इट्स जेनेटिक मटेरियल, बट वायरॉइड जो होता है सिर्फ उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो भी इन्फेक्शियस एजेंट होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है तुम्हारा वायरस एंड वायरॉइड में। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द यूज ऑफ हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। अब देखो, हेटेरोट्रॉफिक जितने भी यूजुअली तुम्हारे बैक्टीरिया जितने भी होते हैं ना सारे हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, उनको हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम लोगों ने राइजोबियम दिया है। राइजोबियम क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्स करता है। नाइट्रोजन मतलब एटमॉस्फेरिक या फिर सॉइल का जो जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं उसको फिक्स करता है। फिर मिल्क, ये सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारा लैक्टोबैसिलस,
जो तुम्हारा मिल्क प्रोडक्ट जैसे कर्ड, मिल्क के कर्डलिंग में यूज होता है, चीज बनाने में यूज होता है, ठीक है। और आर्कीबैक्टीरिया देखो, ये आर्कीबैक्टीरिया ये होता है तुम्हारी सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, जो इनिशियली जितने आए थे। इनका जो सेल वॉल होता है ये थोड़ा अलग होता है कंपेयर टू नॉर्मल बैक्टीरिया, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है, आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें ब्रांच लिपिड मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये इसका डिफरेंस है। अब आर्कीबैक्टीरिया का क्या इकोनॉमिकल वैल्यू है, जो तुम बायोगैस के बारे में सुने होगे। बायोगैस जो होता है वो एक स्पेशल तरह के आर्कीबैक्टीरिया होता है जो जिसको हम लोग मिथेनोजेंस बोलते हैं। मिथेनोजेंस क्या करता है, जो तुम्हारा काउ डंक है, एनिमल डंक से वो क्या करता है, उसमें रेस्पिरेशन करता है और उससे तुम्हारा बायोगैस बनता है, यूजुअली मीथेन। ये मिथेनोजेंस बैक्टीरिया तुम्हारे जितने भी रूमिनेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, रूमिनेंट मतलब जो ऑर्गेनिज्म घास वास खाते हैं, ठीक है, स्पेशली काउज एंड बफेलोस, इनके गट में मतलब पेट में भी पाया जाता है, जो क्या करता है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया है ये, मिथेनोजेंस, ठीक है। ये आर्कीबैक्टीरिया के कैटेगरी है। द केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अब देखो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का खाना खुद बना पाए, ठीक है। वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे न्यूट्रिशन, वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होता, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक ऑन द अदर हैंड क्या होते हैं, ये अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब देखो कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक मतलब कीमो मतलब केमिकल, सिंथेटिक मतलब बनाना, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है वो खुद बना लेते हैं, तो ये ऑटोट्रॉफ्स होता है। मतलब केमिकल से ही अपना जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, स्पेशली अगर बायोकेमिस्ट्री के टर्म्स में अगर अंदर और जाऊं तो एटीपी रिक्वायरमेंट्स है, वो केमिकल से पूरा कर लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है ना, जितने भी सल्फर के जितने भी कंपाउंड्स है उनके ऊपर फीड करता है और उनसे अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कर देता है, ठीक है। अब आओ, गिव एन एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट बहुत सारे होते हैं। पैरासाइट मतलब क्या समझते हैं हम लोग, पैरासाइट मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट तो है, बट जिसपे जिसपे वो डिपेंडेंट है उसको होस्ट बोलेंगे। अब वो होस्ट के लिए वो क्या करता है, बेनिफिशियल हार्म करता है, ठीक है। बेनिफिशियल ना होके वो होस्ट जिसके ऊपर डिपेंडेंट है उसको हार्म करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारा वो कैस्केटा है, तुम देखे होगे ऐसे लंबे लंबे ऐसे ग्रीन ग्रीन के बेल्स होते हैं, जिसको हम लोग अमर बेल बोलते हैं, ठीक है। इनमें ना क्लोरोफिल होती है ना कुछ होता है, बस ये क्या करते हैं लीव्स के ऊपर जाके ये रहते हैं और उसको डैमेज, उसको न्यूट्रिशन लेते हैं, बट वो डैमेज करते हैं, ठीक है। तो ये पैरासिटिक एग्जाम्पल हो गया कैस्केटा। Explain the myth fairy ring created by mushroom after heavy rain in the forest। अब देखो, जब भी फॉरेस्ट में क्या होती है ना, रेन होती है, तो वो एक प्राइम मोमेंट होता है तुम्हारा सैप्रोफिटिक फंगाइज के लिए न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने का, ठीक है। फंगाई को ग्रो करने के लिए दो कंडीशन सबसे अच्छी चाहिए, एक तो होता है उसके लिए मॉइस्चर और टेम्परेचर। रेन होने की वजह से क्या होता है ना, उनको पर्याप्त मात्रा में जो ये तुम्हारा लार्ज अमाउंट में उनको मॉइस्चर मिल जाता है, ठीक है। मॉइस्चर रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, टेम्परेचर ऑलरेडी उनके लिए सूटेबल होता ही है, तो क्या करते हैं बहुत हेविली ग्रो करते हैं, ठीक है। हेविली ग्रो करने के बाद क्या करते हैं, जो बीच वाले जो जहां मान के चलो ये ग्रो हो रहा है, ठीक है, ये ग्रो हो रहा है, बीच वाले मशरूम क्या करते हैं, इतने हेवी ग्रो करते हैं कि न्यूट्रिशन इनके लिए कम पड़ जाती है। खैर, न्यूट्रिशन कम पड़ने की वजह से तो हो ही जाती है, बट वो पेरिफेरी में ग्रो करता है, ऐसे पेरिफेरी में से ग्रो करते हैं। पेरिफेरी में ग्रो करते करते ये अपना जो फ्रूटिंग बॉडी है, फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ न्यूट्रिशन कम हो जाती है। यहाँ की ये वाले जो मशरूम थे ये मर जाते हैं, ये इनके ऑफस्प्रिंग होते हैं जो माइसीलियम माइसीलियम से जो बनते हैं,
जो आगे चल के फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। तो ये जो रिंग, तो बीच वाली मशरूम्स मर जाते हैं और पेरिफेरी में जो होता है वो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, तो एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं द फेरी रिंग। ठीक है, द फेरी रिंग ऑफ मशरूम। ठीक है, न्यूरोस्पोरा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज न्यूरोस्पोरा एन इंपॉर्टेंट जेनेटिक टूल? अब न्यूरोस्पोरा एक ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसको बहुत वाइडली यूज किया जाता है तुम्हारे लैबोरेटरीज एंड रिसर्च पर्पसेस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मैनिपुलेशन बहुत इजी और बहुत आसान है, इसकी हैंडलिंग बहुत इजी है, इसको हम लोग कोई भी न्यूट्रिएंट या फिर कल्चर मीडिया में ग्रो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ छेड़छाड़ करना बहुत इजी है। ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल के साथ हम लोग आराम से मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो कोई भी चीज का असर देखना हो या फिर कोई भी हम लोग जीन स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए न्यूरोस्पोरा जो है बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, इट कैन बी ग्रोन इजीली इन द लेबोरेटरी कंडीशंस। ठीक है, फिर एक्सरे ट्रीटमेंट हम लोग देके उसमें म्यूटेशन इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मेयोटिक डिवीजन इजीली मतलब ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग इसमें। तो न्यूरोस्पोरा जो है वो बहुत अच्छा तुम्हारा वो सब्जेक्ट बन जाता है फॉर साइंटिफिक रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, अब देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ फंगाई इन आवर डेली लाइफ्स? ठीक है, अब देखो, फंगाई को हम लोग बहुत तरह से यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, तुम बटन मशरूम देखे होगे, इसको जिसको हम एगेरिकस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, इसमें न्यूट्रिएंट रिच होता है ये, और इसको फूड के तौर पे ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बटन मशरूम को बहुत अच्छा मतलब न्यूट्रिशन का सोर्स मानते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है। और फंगई और क्या काम करते हैं? सैप्रोफिटिक फंगई है, तो क्या करेंगे, जो एनवायरनमेंट में जितने भी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस उनके क्लीन अप का काम करता है। ठीक है, और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी न्यूट्रिएंट्स बाहर आएंगे वो फिर वापस किस में चले जाएंगे, तुम्हारे सॉइल्स में चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? और कुछ फंगाई तुम्हारे हाई सॉइल बाइंडिंग कैपेसिटी रखती है, फॉर जैसे म्यूकर हो गया, एप्सिडिया हो गया। ठीक है, तो सॉइल इरोजन में भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन हो जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ा यूज, फिर जैसे तुम्हारा फंगीज आर यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, जैसे अल्कोहल बनाना हुआ या फिर तुम्हारे ब्रेड मेकिंग हुए, इसमें हम लोग क्या किस चीज का यूज करते हैं? ईस्ट का यूज करते हैं, जिसको हम लोग सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी बोलते हैं। ठीक है, सैक्रोमाइसिस जीनस है इसका, फर्मेंटेशन में यूज होता है, अल्कोहल बनाने में, फिर तुम्हारा वो डो बनाने में, ब्रेड्स बनाने में। और बहुत सारे फंगी जैसे पेनिसिलिन हो गया, इससे हम लोग एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो फंगाई का भी हमारे लाइफ में एक बहुत अच्छा डेली रोल, मतलब बहुत इकोनॉमिकल वैल्यू भी है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ठीक है, अब ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा को, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रिपैनोसोमा व्हिच मेक इट फॉल अंडर किंगडम प्रोटिस्टा? अब देखो, ट्रिपैनोसोमा क्या होता है? एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होगा इसमें। ठीक है, फिर एसेक्सुअल बाइनरी फिजन ये भी परफॉर्म करता है इसे। ठीक है, समझ में? ये यूग्लिना नहीं है, ये ट्रिपैनोसोमा है। ठीक है, काफी हद तक यूग्लिना जैसा दिखता है, बट ये ट्रिपैनोसोमा है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ये। व्हाट इज इम्परफेक्ट फंगाई? अब देखो, फंगी के जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रिशनल बेसिस पे और रिप्रोडक्टिव बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, जैसे एस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, अलग अलग हम लोग इसके ग्रुप्स बना रखे हैं। अब जो ये ड्यूटेरोमाइसिटिस है, इसमें ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो फेज होता है, जैसे एस्को और बैसिडोमाइसिटिस में होता है, वो बिल्कुल एब्सेंट ही होता है। ठीक है, डू नॉट शो। तो एब्सेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि यहाँ एब्सेंट है, तो हम लोग ड्यूटेरोमाइसिटिस को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्परफेक्ट फंगाई। ठीक है, गिव
a detailed account of classes of kingdom fungi under the following। अब देखो मोड ऑफ, हाँ जैसे अब जस्ट में हम लोग डिस्कस किया कि फंगाई को हम लोग किस बेसिस पर क्लासिफाई किए हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे देखो, अब देखो सारे जो भी तुम्हारे ये फंगाई वाले किंगडम है, ये 4 मेन क्लासेस में, फाइकोमैसिटिस जी ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब सारे पैरासाइट जितने भी फाइकोमैसिटिस के अंडर जितने भी फंगाई आएंगे वो बिल्कुल पैरासिटिक ही होंगे, ठीक है। और फिर आता है तुम्हारा एस्कोमाइसिटिस, ये सैप्रोफिटिक है, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ही वो ग्रो करता है। बेसिडियोमाइसिटिस है, ये तुम्हारे लॉग्स और ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है। और प्लांट में जितने भी रस्ट डिजीजेस होते हैं, ठीक है, सारे रस्ट डिजीजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है तुम्हारा, बेसिडोमाइसिटिस, ठीक है। फिर आया तुम्हारे ड्यूटेरोमाइसिटिस, ये चौथा, ये भी सैप्रोफिटिक फंगी होता है और ये भी पैरासिटिक भी होता है। तो हमारा क्या हो गया, फाइकोमाइसिटिस एकदम पैरासिटिक होता है, एस्कोमाइसिटिस क्या होता है, सैप्रोफिटिक होता है, बेसिडोमाइसिटिस कौन होता है, जो लॉग्स और ट्री स्टम्प्स पे ग्रो करते हैं। ड्यूटेरोमाइसिटिस ये कौन है, ये सैप्रोफिटिक है एज वेल एज तुम्हारे पैरासिटिक है, ठीक है। अब हम मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, अब देखो अब रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनका। फाइकोमाइसिटिस है वो तो ज़ूस्पोर फॉर्म करेगा, ठीक है, स्पोरेंजियम से अपना, ठीक है। ज़ूस्पोर कुछ मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं, ठीक है, इनको हम लोग ज़ूस्पोर बोलते हैं। फाइकोमाइसिटिस जब अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो स्पोरेंजियम ऐसा कुछ एक स्पोरेंजियम होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ज़ूस्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटिस क्या करता है, ये ज़ूस्पोर बनाता है। एस्कोमाइसिटिस क्या करते हैं, ये एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। एस्कस मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको एस्कोकार्प बोलते हैं। ये भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, लेकिन इनमें ज़ूस्पोर नहीं होता, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस को इसीलिए हम एस्कोमाइसिटिस बोलते हैं क्योंकि ये एस्कोस्पोर बनाता है, ठीक है। बेसिडोमाइसिटिस ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू तुम्हारा रिप्रोडक्शन करता है। ड्यूटेरोमाइसिटिस जैसा भी हमने ऊपर डिस्कस किया, ये सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ये तुम्हारा ये करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है इनको कोनिडिया बोलते हैं, ये कुछ हद तक ऐसे अलाइंड रहते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कोनिडिया बोलते हैं, ठीक है। Who proposed 5 kingdom of classification? about R.H. Whittaker, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को डिस्कस किया है। R.H. Whittaker proposed 5 kingdom of classification which includes मोनेरा, ये तुम्हारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, ये तुम्हारे मोनेरा हो गया जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्ट हो गए, ये तुम्हारे सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। फंगाई तुम्हारे सैप्रोफिटिक जितने ऑर्गेनिजम्स हो गए इसमें अंदर आ गए। प्लांट के जितने भी तुम्हारे अलग अलग डिविजन्स हो गए सारे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सारे प्लांट्स में आ गए। फिर मल्टीसेलुलर जितने भी तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स हैं, हेटेरोट्रॉप्स है, नॉन फोटोसिंथेटिक जितने भी हैं वो सारे एनिमेलिया में आ गए, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे, व्हाट इज द सिमिलर बिटवीन वायरस पार्टिकल एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब देखो वायरस के साथ पिक्यूलैरिटी क्या है, वायरस किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर सेम बिहेव करता है जैसे एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है, ठीक है। ना ही इसमें कोई मेटाबॉलिज्म होगा, जब ये किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर होगा तो ना ही इसमें मेटाबॉलिज्म होगा, ना ही इसमें रिप्रोडक्शन होगा, ना ही इसमें कुछ एक्टिविटी हो रही होगी, ठीक है। तो इसको हम लोग इसको बीच में रखते हैं, इंटरमीडिएट रखते हैं किसके, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है, वायरस को, ठीक है। देखो they behave like living inside the host and like non-living outside their host, ठीक है। मतलब होस्ट के अंदर ये लिविंग क्रिएचर की तरह बिहेव करेंगे और आउटसाइड द होस्ट नॉन लिविंग की तरह बिहेव करेंगे।
अब ये देखो नॉन लिविंग से ही रिसेंबल कैसे करता है। बाहर जब रहता है बिल्कुल इसमें इनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, ना मेटाबॉलिज्म होता है, ना कोई मूवमेंट होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। और बाहर जब होते हैं खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। सेम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ भी यही है। जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑर्गेनिज्म क्या, नॉन लिविंग तो ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो इनर्ट नेचर होता है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। और फिर दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्फ, ठीक है। ये दोनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये तुम्हारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ मैच करती है, ठीक है। मेंशन द मेन डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड वायरॉइड्स, शायद हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। वायरस दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड along with its genetic material, ठीक है, along with its genetic material, ठीक। और फिर तुम्हारा ये वायरॉइड्स जो है उसमें सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होता है तुम्हारा, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल, और दोनों इन्फेक्शियस होते हैं, ठीक है। समझ में? What are the eukaryotic kingdoms of five kingdom classification? अब देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था उसमें सिर्फ एक जो ग्रुप था जिसको हम लोग किंगडम मोनेरा बोलते हैं, जिसमें सिर्फ तुम्हारा बैक्टीरिया आ रहा था, ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया था, वही बस तुम्हारा एक प्रोकैरियोट्स, बाकी जितने भी बचे सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मतलब उनमें एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनल्स होंगे, वेल डिफाइंड तुम्हारा और न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यूकैरियोटिक प्रॉपर्टी जितने भी हैं वो सारे मोनेरा को छोड़ के जितने भी सारे जो तुम्हारे किंगडम है वो सब में शो होगा। तो क्या क्या आ जाएगा यूकैरियोटिक में? तुम्हारा किंगडम प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, सैप्रोफिटिक, फंगाइज, फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। स्टेट वेदर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट केमिकल से मीट कर लेता है, इसीलिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बिकॉज दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। फूड मतलब काइंड ऑफ अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट केमिकल्स के थ्रू वो मीट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। नेक्स्ट, what are the economic uses of archaebacteria and heterotroph bacteria? देखो आर्कीबैक्टीरिया जो है तुम्हारा, आर्कीबैक्टीरिया तुम्हारा बायोगैस फॉर्मेशन, जैसे मीथेन हो गया एक, उसमें हेल्प करता है। और उस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो तुम्हारा मिल्क कर्डलिंग में हेल्प करता है, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तुम्हारे सॉइल में, ठीक है। और बहुत सारे और फंक्शंस है, ठीक है। तुम्हारा ये जो लैक्टोबैसिलस है वो बैक्टीरिया क्या करता है? मिल्क के प्रोटीन का डीनेचुरेशन करता है, इससे मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया? वो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया तुम्हारा मीथेन गैस का फॉर्मेशन है, फिर बायोगैस जिसको हम बोलते हैं उसमें हेल्प करता है, ठीक है। हाउ कैन फार्मर improve his crop yield by using cyanobacteria in his agriculture field? अब देखो जब भी हम लोग खेती करने जाते हैं तो उसमें हम लोग उसका न्यूट्रिएंट क्वांटिटी सॉइल में कैसा है उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। और प्लांट अमीनो एसिड, प्लांट को बहुत सारे अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, वो जिसका मेन कंपोनेंट है तुम्हारा नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है तुम्हारे किसी भी क्रॉप यील्ड को डिसाइड करने में, ठीक है। समझ में? अब ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे जिसको हम लोग, ब्लू ग्रीन एल्गे को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गे को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लू ग्रीन एल्गे क्या करता है? ये नाइट्रोजन फिक्स करता है तुम्हारे सॉइल में। ब्लू ग्रीन एल्गे का अगर हम लोग एक ब्लू ग्रीन एल्गे का अगर हम लोग सॉल्यूशन अगर फील्ड में अगर डाल दें तो क्या करने लगेगा? नाइट्रोजन फिक्स करने लगेगा। नाइट्रोजन अगर फिक्स करने लगेगा तो नाइट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा तुम्हारे सॉइल में,
सॉइल में अगर नाइट्रोजन का लेवल बढ़ गया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, नाइट्रोजन मिक्स्ड अप इन द सॉइल, फिर क्रॉप यील्ड बढ़ जाएगी, ग्रो विगरसली, प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स। इसीलिए हम लोग साइनोबैक्टीरिया को एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन कंटेंट हमारा सॉइल का बढ़ा देता है, ठीक है। अब डिफाइन द टर्म फाइकोबायोंट माइकोबायोंट। अब देखो, एक ऑर्गेनिजम्स होता है जिसको हम लोग लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। ये परमानेंट एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड एल्गी होता है। फंगे तुमको पता होगा सैप्रोफाइट्स होते हैं, एल्गी तुम्हारे पता होगा वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब फंगई का स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, और एल्गे का स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉरी सॉरी हाँ, एल्गे का एल्गे को एल्गे का स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, एल्गे का स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी बोलते हैं, और फंगाई का स्टडी को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि लाइकेन ये दोनों का एसोसिएशन है, ठीक है। तो इसीलिए एल्गल पार्ट को हम लोग फाइकोबायोंट बोलते हैं, और फंगल पार्ट को माइकोबायोंट बोलते हैं, ठीक है। और ये परमानेंट एसोसिएशन होता है। इसमें लाइकेन क्या करता है, जैसे फंगस है तुम्हारा, माइकोबायोंट पार्ट, वो क्या करता है, तुम्हारे सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन का काम होता है वो तुम्हारा ये माइकोबायोंट करता है। और फोटोसिंथेसिस का बात होता है, फूड प्रिपरेशन का बात होता है, वो कौन करता है तुम्हारा, ये फाइकोबायोंट, मतलब जो एल्गल पार्ट है, ठीक है। समझ में आया? फंगस माइसीलियम अब्सॉर्ब सप्लाई वाटर मिनरल, और एल्गे प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड सप्लाइज टू फंगस, ठीक है। ये म्यूचुअल एसोसिएशन है दोनों का, जिसको हम लोग एक ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। व्हाट आर सम फ्लावरिंग प्लांट्स पैरासिटिक्स? सम फ्लावरिंग प्लांट बिकम पैरासिटिक क्यों होते हैं? वाटर रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, मिनरल रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, ठीक है। जैसे और क्यों करते हैं, क्योंकि उनका खुद का क्लोरोफिल नहीं होता। जैसे मैंने उस समय एग्जांपल दिया कैस्पेटा का, अमरबेल जिसको बोलते हैं, ठीक है, स्टिगा, ये भी सारी कौन है, ये सब सारी पैरासिटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। Why do polluted water bodies show more number of nostoc and oscillatoria? अब देखो, नॉस्टॉक ऑक्सिलिटोरिया कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ये सारे साइनोबैक्टीरिया के कैटेगरी है। साइनोबैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया जो यूजुअली तुम्हारे नाइट्रोजन फिक्स करता है। वाटर पॉल्यूशन अगर बढ़ता है, तो वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है किस लिए? वाटर में तुम्हारा जितने भी न्यूट्रिएंट हुआ, जैसे नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, पोटेशियम, ये सारा का लेवल अगर बढ़ता है तब वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स अगर होंगे तो उस वाटर बॉडी में बहुत सारे एल्गे का ग्रोथ होता है, ठीक है। टर्न ग्रीन ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गे। अब ये एल्गे का ग्रोथ हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारे न्यूट्रिएंट ज्यादा हो गए, और न्यूट्रिएंट ज्यादा होंगे तो उसमें फॉर एग्जांपल जो नॉस्टॉक और ऑक्सिलिटोरिया का रिक्वायरमेंट है, जैसे नाइट्रोजन, वो बढ़ जाएंगे। तो यूजुअली नॉस्टॉक और ऑक्सिलिटोरिया तुम्हारे पॉल्यूटेड वाटर्स में अंडर माइक्रोस्कोप में जब ऑब्जर्व करोगे तो नॉस्टॉक और ऑक्सिलिटोरिया यूजुअली दिख जाएंगे, ठीक है। अब डिफाइन द टर्म बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को हायरार्किकल बेसिस पे, जैसे स्पीशीज, जीनस, फिर क्लास, ऑर्डर, किंगडम, फाइलम, किंगडम, ऐसे अगर क्लासिफिकेशन करोगे हायरार्की के टर्म्स में, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन is the systematic arrangement of organism into hierarchical group based on their similarities and evolutionary relationships, ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सोनॉमी इन बायोलॉजी? अब देखो, टैक्सोनॉमी क्या है? प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वेरियस अदर ग्रुप्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी, ठीक है। ये कैटेगराइजेशन होता है ऑर्गेनिज्म का। ऑर्गेनिज्म का कैटेगराइजेशन है,
अब इससे क्या होता है, अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म को अगर कैटेगराइज करके रखे हैं तो हमें स्टडी और सिस्टमैटिक स्टडी में ईज हो जाएगी। ठीक है, चीजें अगर सिस्टमैटिक होगी तो ईज हो जाएगी स्टडी के लिए। तो टैक्सोनॉमी is crucial in biology for organizing and categorizing living organism, providing standardized way to study and understanding the vast diversity of life on earth। ठीक है, बहुत सारे तुम्हारे प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैं, सबको कैटेगराइजेशन होगा तो ये सबका स्टडी हमारे लिए एज अ लाइफ साइंस या फिर बायोलॉजिस्ट बोल लो, जूलॉजिस्ट बोल लो, बॉटनिस्ट बोल लो, वो इजी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लिनियस। अब कार्लस लिनियस जो थे सबसे पहले ही वाज वन ऑफ द पायनियर और पीपल हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो वो क्या उन्होंने क्या किया था, मॉर्फोलॉजी, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स के वजह से उन्होंने कंसिडर करके उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर्स, उसमें उन्होंने क्या क्या कंसिडर किया था, साइज, शेप, जितने भी ऑब्जर्वेबल जो तुमको देख सकते हो, उन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सिमिलैरिटी डिससिमिलैरिटीज देख के उन्होंने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखो उसी चीज को हम लोगों ने भी तुरंत डिस्कस किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, वो क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग सिर्फ सुपरफिशियली इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसिडर करते हैं और इसमें इवोल्यूशन हिस्ट्री को कंसिडर नहीं करते। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कंसिडर करते हैं, इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर सिमिलैरिटीज देखते हैं। इस सारे बेसिस को अगर हम लोग कंसिडर करें तो वो कौन सी क्लासिफिकेशन हो गई, वो हो गई तुम्हारी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आया। नेक्स्ट, व्हाट इज अ हर्बेरियम एंड हाउ डज इट एड टू स्टडी ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। अब देखो हर्बेरियम क्या होता है, ये इसकी एक शीट्स आती हैं, इसमें क्या होता है, एक प्लांट को लेते हैं, उसको ड्राई करके प्रेस करके इसी शीट पे से चिपका देते हैं, और यहाँ पे उसका नाम, कहाँ से कलेक्ट किया गया था, किसने कलेक्ट किया था, डेट ऑफ कलेक्शन, ऐसा सारा मेंशन कर देता है और इसको स्टोर कर लेता है। ठीक है, और ये क्यों स्टोर होता है, इस सारे रेफरेंस के लिए स्टोर होता है। देखो, द हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन। अब ये क्यों होता है, अगर मान के चलो कोई आदमी आए बोले कि ये नया प्लांट है, तो हम लोग पहले हार्बेरियम्स में देखेंगे हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि नहीं। अगर पता नहीं चल रहा है कौन सा प्लांट है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग रेफरेंस आइडेंटिफिकेशन का रेफरेंस के लिए हेल्प ले सकते हैं। तो ये टैक्सोनॉमिकल एड है, हार्बेरियम क्या है, एक टैक्सोनॉमिकल एड है। ठीक है, डिस्कस द क्राइटेरिया used in modern systems of classification। A modern system of classification जो advanced system of classification, उसमें हम लोग morphological एक्सटर्नल फीचर्स हो गया, एनाटॉमिकल फीचर्स मतलब अंदर इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा उनका बनावट है, फिर कैसा उनका कॉम्पोजिशन है, सारा कुछ देखते हैं। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, कैसे सिस्टम्स वर्क कर रही हैं, सब चीज कंसिडर करते हैं। जेनेटिक्स कैसा है उसका, फिर साथ में उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंपेयर टू इनिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन काफी ज्यादा एडवांस है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे ही नहीं जाते जैसे पहले जाया जाता था। ठीक है, समझ में। अब आखिरी क्वेश्चन पे, एक्सप्लेन द टर्म फाइलोजेनेटिक ट्री एंड क्लैडिस्टिक। अब देखो फाइलोजेनी क्या है। अब फाइलोजेनी जब किसी किसी ऑर्गेनिज्म की तुम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एस्टैब्लिश करोगे, करना चाहोगे, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री किसी ऑर्गेनिज्म की तुम एस्टैब्लिश करना चाहोगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनी। ठीक है, और किसी ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तुम अगर ट्रेस करके उसको एक डायग्राम का फॉर्म दे दो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, फाइलोजेनेटिक ट्री डायग्राम डिपिक्शन ऑफ इवोल्यूशनरी
रिलेशनशिप अमंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मान के चलो ये कोई एक ग्रुप है, ये कोई एक ग्रुप है, फिर ये दूसरा ग्रुप है, तो फिर यहाँ पे जाके इनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है। तो ये कॉमन एंसेस्ट्री होगी, फिर यहाँ है तो इनका इनका मान के चलो ये चौथा कोई ग्रुप था, तो इनका भी यहाँ एक कॉमन एंसेस्टर हो गया। तो ये सारे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री, क्लैडिस्टिक। और जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लैडिस्टिक मेथड्स, ठीक है। एम्फसाइज हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।